हेलो फ्रेंड्स, नवंकुर वीडियो लेक्चर्स में आज का टॉपिक है हमारा वेक्टर अलजेब्रा। मैंने लास्ट क्लास में आपसे वेक्टर्स का बेसिक इंट्रोडक्शन और उसमें डायरेक्शन को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और कितने पर्टिकुलर वेज में हम जाते हैं ये मैंने डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम डिस्कशन करने वाले हैं कि वेक्टर्स को कितने वेज में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उनके साथ हम क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन पे अगर हम बात करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में बेसिकली दो फॉर्मेट्स हैं वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के। पहला कार्टेशियन फॉर्म है और दूसरा पोलर फॉर्म है। कार्टेशियन फॉर्म जो होता है इसमें एक्स और वाई एक्सिस के बीच में अगर कोई एक वेक्टर है, ध्यान से देखिएगा, मैंने पिछली क्लास में आपको बताया कि हमारे पास स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर तीन होते हैं, आई कैप, जे कैप और के कैप। और इनको स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रिस्पेक्टिवली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मेरे पास कोई वेक्टर ऐसा है जिसको मैं आई कैप, जे कैप, के कैप की हेल्प से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इट मींस मैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में उसका कितना कंट्रीब्यूशन है इस बेस पर अगर मैं उसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो हम इसे बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन की। तो कार्टेशियन फॉर्म मतलब जब आप किसी वेक्टर को आई कैप, जे कैप, के कैप मतलब कि स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, मतलब कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कंपोनेंट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो इस फॉर्मेट को हम बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। दूसरा आता है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच सेम वही वेक्टर ए है। ये देखिए, यहां पर वेक्टर ए था, वहां पर भी वेक्टर ए है, पर यहां पर वेक्टर ए को मैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस के कंपोनेंट्स के फॉर्म में या फिर स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना करके मैं डायरेक्ट ओरिजिन से इस पॉइंट का मैग्नीट्यूड और एक्स एक्सिस को रेफरेंस मानने पर उठे हुए एंगल्स के फॉर्म में मैं इसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं। याद रखिए, पोलर फॉर्म में हमेशा एक्स एक्सिस को आप रेफरेंस कंसीडर करते हैं। रेफरेंस मतलब 0 डिग्री। तो जब आप एक्स एक्सिस को रेफरेंस मानेंगे तो हम पोलर फॉर्म में ओरिजिन से डायरेक्ट इस पॉइंट के डिस्टेंस का गैप, मतलब ये निकल गया मैग्नीट्यूड, और इस मैग्नीट्यूड का कितना इंक्लिनेशन है रेफरेंस के साथ, वो है एंगल थीटा। तो हमेशा पोलर फॉर्म को मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। अगेन आप ध्यान रखिए, आपको मैंने यूनिट वेक्टर बताया है। जब अगर कोई वेक्टर मेरे पास है, वेक्टर ए जिसका मैग्नीट्यूड ए और एंगल थीटा है, तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होता है? इसका यूनिट वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड 1 और एंगल सेम थीटा। तो इसका मतलब अगर ये वेक्टर ए है तो मैं बोल सकता हूं ये उसका यूनिट वेक्टर होगा। ध्यान से देखिए, ओरिजिन से पॉइंट पी तक आपका है वेक्टर ए और ओरिजिन से पॉइंट पी डैश तक ये है ए कैप, मतलब यूनिट वेक्टर। दोनों में डिफरेंस क्या है? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, कैपिटल ए है, और यूनिट वेक्टर ए कैप का मैग्नीट्यूड 1 है। डायरेक्शन दोनों का एंगल थीटा है। तो आपको मैंने ये बात बताया था कि किसी वेक्टर को पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते समय हम मैग्नीट्यूड एंड एंगल लिखते हैं, या फिर हम डायरेक्शन मतलब एंगल को यूनिट वेक्टर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, यूनिट वेक्टर मतलब 1 एंगल थीटा। तो अगर ए एंगल थीटा है तो उसको मैं ए कैप लिख सकता हूं। ए कैप का मतलब होता है 1 एंगल थीटा, तो ए इंटू 1 एंगल थीटा, आंसर आएगा ए एंगल थीटा। तो अगर कहीं पर भी आप वेक्टर्स को देखते हैं कि वो मैग्नीट्यूड एंड एंगल के फॉर्म में या तो मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, तो आप इसे बोलेंगे पोलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। और अगर कहीं पर मैग्नीट्यूड और एंगल या यूनिट वेक्टर्स ना है, आई कैप, जे कैप, के कैप मतलब स्पेसिफिक यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में अगर वो गिवन है, तो उसको आप बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्मेट। तो इन दो तरीकों से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आगे जब भी आप वेक्टर फंक्शंस स्टडी करेंगे, किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर में जब आप वेक्टर्स को पढ़ते हैं या क्वेश्चंस देखेंगे आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के, तो आपको समझ में आएगा कि जितने भी क्वेश्चंस वेक्टर से आए हैं उनमें या तो कार्टेशियन फॉर्म में डेटा गिवन है और या तो पोलर फॉर्म में आपका डेटा गिवन है। तो इन दो फॉर्मेट में से किसी एक फॉर्मेट में आपको डेटा गिवन रहेगा और उसके अकॉर्डिंग आपको आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि सर हम समझ चुके हैं वेक्टर स्केलर क्या होता है, वेक्टर्स में डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और वेक्टर्स को कितने पॉसिबल फॉर्मेट्स में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन व्हाट इज द नेक्स्ट? तो नेक्स्ट है वेक्टर अलजेब्रा।
वेक्टर अलजेब्रा मतलब अगर आपको पता है वेक्टर्स क्या हैं और आपको पता है कि उनको डील कैसे करना, तो अलजेब्रा में हम ये पढ़ते हैं कि वेक्टर्स के कितने ऑपरेशन हो सकते हैं। बिकॉज हमेशा एक सिंगल वेक्टर गिवन हो एक सिंगल क्वेश्चन में जरूरी नहीं, मल्टीपल वेक्टर्स हो सकते हैं और कोई नई क्वांटिटी फाइंड करने के लिए हम उन मल्टीपल वेक्टर्स को समटाइम्स ऐड, समटाइम्स सब्सट्रैक्ट, समटाइम हम उसको मल्टीप्लाई डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब जो भी कुछ करना है तो इन ऑपरेशंस के बारे में हमको जानकारी होनी जरूरी है कि इन्हें कैसे करते हैं। तो अगला हमारा टॉपिक है वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस वेक्टर अलजेब्रा में केवल और केवल 3 फंडामेंटल ऑपरेशंस होते हैं। ध्यान रखिएगा, मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है फंडामेंटल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में। कब? जब मैं आपको मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाया था। फंडामेंटल ऑपरेशंस मतलब ऐसे ऑपरेशन जो बेसिक होते हैं और जो मैक्सिमम ऑपरेशंस पे इंटरफेयर करते हैं। जैसे हमने बात की थी लीनियर अलजेब्रा, जो आप क्लास 6 से पढ़ते आते हैं, उसमें फंडामेंटल ऑपरेशन 4 हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो आप एज अ साइंस स्टूडेंट अपनी लाइफ में क्लास 6 से लेकर 12th के बीच की 3 अलजेब्रास को आप स्टडी करते हैं। सबसे पहला आपका होता है लीनियर अलजेब्रा, जो क्लास 6 से आप पढ़ना शुरू करते हैं। दूसरा होता है वेक्टर अलजेब्रा, जिसको आप सबसे पहले इंट्रोड्यूस होते हैं क्लास 11th में, जब आप मैथ्स या बायो स्ट्रीम लेकर आगे पढ़ाई कंटिन्यू करते हो। और तीसरा अलजेब्रा होता है बूलियन अलजेब्रा, जो आप सेमीकंडक्टर डिवाइसेस वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो ये तीनों ही अलजेब्रा हम कवर करेंगे। लीनियर अलजेब्रा आई थिंक आप सभी को पता है, क्लास 6 स्टैंडर्ड से आप पढ़ रहे हैं, बट वेक्टर अलजेब्रा हम अभी कवर करने वाले हैं और बूलियन अलजेब्रा को हम कवर करेंगे जब हम आपका सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का चैप्टर पढ़ेंगे। तो वेक्टर अलजेब्रा में फंडामेंटल केवल 3 ऑपरेशन है सर। यस सर, 3 ऑपरेशन याद रखिएगा। जनरल फंडामेंटल ऑपरेशंस 4 होते हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। पर वेक्टर अलजेब्रा में फंडामेंटल ऑपरेशन केवल और केवल 3 हैं। वेक्टर्स का एडिशन, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। वेक्टर्स में डिवीजन एक वैलिड ऑपरेशन नहीं है। मतलब आप 2 वेक्टर्स को आपस में जोड़ सकते हो, 2 वेक्टर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, घटा सकते हो, 2 वेक्टर्स को आप आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर 2 वेक्टर्स को कभी आप डिवाइड नहीं कर सकते। ये हमेशा याद रखिएगा। फंडामेंटल ऑपरेशंस इन वेक्टर अलजेब्रा केवल 3 हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो अगर ये 3 फंडामेंटल ऑपरेशंस के साथ आप डील करना समझ गए और सीख गए तो यकीन मानिए मैक्सिमम चैप्टर्स फिजिक्स में जहां पर वेक्टर इंटरफेयर करता है, आप चुटकियों में उसको सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है वेक्टर अलजेब्रा और उसके ऑपरेशंस को। वेक्टर अलजेब्रा में एंटर करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें हम 5 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। सबसे पहले ट्रू एंगल बिटवीन एनी 2 वेक्टर्स, दिए हुए 2 सदिशों के बीच वास्तविक कोण। दूसरा है लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों के योग के नियम। तीसरा है नेगेटिव वेक्टर, ऋणात्मक सदिश। चौथा है लॉज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सदिशों के वैकलन या घटाने के नियम। और 5वां है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का गुणन। इसमें से ऑपरेशन केवल 3 हैं, एडिशन एक ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन एक ऑपरेशन है एंड मल्टीप्लिकेशन एक ऑपरेशन है। ये ऑपरेशन 3 है। बाकी ट्रू एंगल एंड नेगेटिव वेक्टर ये ऐसे टूल्स हैं जो इन ऑपरेशन को सक्सेसफुली करने के लिए आपकी जानकारी में होना जरूरी है। जैसे सबसे पहले उठाते हैं हम ट्रू एंगल बिटवीन एनी 2 वेक्टर्स, वास्तविक कोण सदिशों के बीच का। आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं सर किन्हीं 2 वेक्टर्स के बीच ट्रू एंगल कितना है ये मैं क्यों जानूं, मुझे क्या लेना देना? लेना देना है सर, मेरी बात को सुनिएगा। जब मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा 5 + 3 कितना होता है, आपका आंसर आएगा 5 + 3 8 होता है। करेक्ट, 5 + 3 8 ही होता है। पर कब? जब आप लीनियर अलजेब्रा में बात करें। पर अगर मैं आपसे कहूं 5 न्यूटन के फोर्स को 3 न्यूटन के फोर्स से ऐड करो, प्लीज रिमेंबर अपने साइंस के फ्लैशबैक में जाके देखिएगा। जब आप क्लास 11th में लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं, उसमें आप पढ़ते हैं फोर्स, जिसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन, और उसमें यह भी पढ़ाया जाता है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं आपसे कह रहा हूं एक वेक्टर 3 न्यूटन को दूसरे वेक्टर 5 न्यूटन से ऐड करो, और जब भी 2 वेक्टर्स को हमें ऐड करना होता है तो आंसर 8 मतलब उनका सम आए ये जरूरी नहीं है।
जैसे 5 किलोग्राम प्लस 3 किलोग्राम हमेशा 8 किलोग्राम होगा। किलोग्राम मतलब मास मेजर करने की यूनिट है और मास एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटीज में 3 एंड 5 हमेशा 8 होता है, पर वेक्टर्स में 5 एंड 3 हमेशा 8 हो ये जरूरी नहीं, 5 एंड 3 2 भी हो सकता है। इसका मतलब वेक्टर्स को जब हम ऐड करने जाते हैं तो रिजल्टेंट मतलब परिणामी दोनों के डिफरेंस से लेकर दोनों के सम के बीच कुछ भी आ सकता है। 5 और 3 का डिफरेंस है 2 और 5 और 3 का सम है 8। इसका मतलब जब मैं 3 न्यूटन को 5 न्यूटन में ऐड करूंगा तो यहां पर इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं आंसर के आने की, बिटवीन 2 न्यूटन टू 8 न्यूटन। अब ऐसा क्यों? बिकॉज ये बोलना इनफ नहीं है कि 3 न्यूटन को 5 न्यूटन से ऐड करो, आपको यह भी बताना जरूरी है सर कि 3 न्यूटन और 5 न्यूटन किस डायरेक्शन पे एक्ट हो रहे हैं। एग्जांपल के लिए ये है 3 न्यूटन फोर्स और ये है 5 न्यूटन फोर्स, अगर दोनों अगेंस्ट आ रहे हैं तो ये ऐड हो ही नहीं सकते। ये कौन सा एग्जांपल है? कुश्ती वाला। जब दो पहलवान आपस में लड़ते हैं, एक आगे की तरफ फोर्स लगाता है, दूसरा पीछे, कोई भी अपनी जगह से हिलता नहीं। इसका मतलब फोर्सेस लग रहे हैं और दोनों फोर्सेस एक दूसरे से मिलके कैंसिल आउट हो रहे हैं बिकॉज दोनों अपोजिट हैं। इट मींस दो वेक्टर्स जब एक दूसरे के अगेंस्ट हों तो ये रिजल्टेंट सम के फॉर्म में नहीं, डिफरेंस के फॉर्म में देते हैं। इसका मतलब ये जुड़ते नहीं आपस में, ये घट जाते हैं। वैसे ही अगर ये 3 न्यूटन है और ये 5 न्यूटन दोनों सेम डायरेक्शन में है तब ये सम होंगे कि मैं एक रुकी हुई गाड़ी को धक्का दे रहा हूं और पीछे से मेरा एक फ्रेंड आके मुझे धक्का दे रहा है, तो दोनों ही पुश एक ही डायरेक्शन पे लग रहा है तो गाड़ी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेगी। मतलब जब दो वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन पे एक्ट हों तो रिजल्टेंट हमेशा ज्यादा आता है। और तीसरी बात, अगर एक वेक्टर 5 न्यूटन ये है, दूसरा वेक्टर 3 न्यूटन ये है, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हैं, तो यहां पर जो आंसर आएगा वो ना 2 न्यूटन होगा ना 8 न्यूटन, बिटवीन 2 to 8 कुछ अलग वैल्यू होगी। इट मींस जब भी दो वेक्टर्स को हमें ऐड करना है, हमें जानकारी में होना जरूरी है कि दो वेक्टर्स के बीच एंगल कितना था। वो पैरेलल थे मतलब 0 डिग्री का एंगल, वो परपेंडिकुलर थे मतलब 90 डिग्री का एंगल, और वो एंटी पैरेलल या एक दूसरे के अगेंस्ट थे मतलब 180 डिग्री का एंगल। तो एंगल एक बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। जब तक आपको दो वेक्टर्स के बीच का ट्रू एंगल नहीं पता, आप वेक्टर्स के साथ डील नहीं कर सकते। इसलिए 2 वेक्टर्स के बीच का एंगल फाइंड करते हमें आना चाहिए, वो भी ट्रू एंगल। बिकॉज गिवन क्वेश्चन में जो डायग्राम है उसमें जो एंगल दिया है वो एंगल ट्रू एंगल हो, इसकी कोई जरूरत नहीं। वो दूसरा एंगल भी हो सकता है, वो ट्रू एंगल ना हो कि एक जनरल आपको मिसगाइड करने के लिए दिया एंगल भी हो सकता है। जैसे यहां 2 एग्जांपल्स हैं, ट्रू एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स में 2 एग्जांपल। पहले एग्जांपल में वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है, दूसरे एग्जांपल में भी वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है। डिफरेंस क्या है? पहले एग्जांपल में ओरिजिन से दोनों वेक्टर बाहर जा रहे हैं और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट के साथ इन दोनों वेक्टर्स का जो एंगल फॉर्म होता है वो एंगल है थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं और वहां से आगे जाते हैं, और इस समय इंटरसेक्शन पॉइंट पर जो एंगल बन रहा है एक दूसरे के साथ वो एंगल है थीटा। तो प्लीज रिमेंबर ऑलवेज, जब भी दो वेक्टर्स इंटरसेक्शन से बाहर जा रहे हो, आई रिपीट, जब भी दो वेक्टर्स इंटरसेक्शन पॉइंट कटान बिंदु से बाहर जा रहे हों, उस समय उनके बीच जो एंगल बनता है वो हमेशा ट्रू एंगल होता है। तो ट्रू एंगल की डेफिनेशन क्या है सर? ट्रू एंगल वो एंगल है जो तब फॉर्म होता है जबकि दो वेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, कट करें और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से दोनों बाहर जा रहे हों। तो जब भी इंटरसेक्शन पॉइंट से दो वेक्टर्स बाहर जाते हैं उस समय उन दोनों वेक्टर्स के बीच जो एंगल होता है दैट इज नोन एज ट्रू एंगल। इट मींस इस डायग्राम में जो एंगल गिवन है ये एब्सोल्युटली ट्रू एंगल ही है। अब केस नंबर 2, अगेन डायग्राम सेम है, मैंने वेक्टर भी जो यूं हुआ करता था उसको पलटा दिया। तो जब मैंने उसे पलटा दिया तो हुआ ये कि इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक वेक्टर बाहर जा रहा है और दूसरा अंदर आ रहा है, और अगेन सेम एंगल थीटा। तो अब क्वेश्चन ये खड़े होता है हमारे सामने कि सर क्या ये एंगल थीटा ट्रू एंगल है? आंसर है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट पे एक वेक्टर बाहर जा रहा है और दूसरा अंदर आ रहा है।
ट्रू एंगल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दोनों वेक्टर इंटरसेक्शन से बाहर जाने चाहिए। एक जा रहा है और एक आ रहा है, उस समय जो एंगल बन रहा है वो कभी भी ट्रू नहीं होता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि सर अगर इस टाइप के केस में मुझे ट्रू एंगल फाइंड करना है तो मैं क्या करूं? ध्यान से सुनिए, वेक्टर्स जब भी आपको दिए हों आप अपने मन मुताबिक अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग इन वेक्टर्स को इनकी गिवन प्लेस से आप डिस्प्लेस कर सकते हो। कंडीशन ये है कि ये डिस्प्लेसमेंट केवल लेटरल शिफ्टिंग के फॉर्म में होता है, एंगुलर नहीं। इसका मतलब अगर कोई वेक्टर यूं है तो आप इस वेक्टर को यूं कर सकते हो, यूं कर सकते हो, ऊपर नीचे कर सकते हो, आप एंगुलर रोटेशन नहीं कर सकते। वो जिस डायरेक्शन पे है आप उसी को राइट लेफ्ट करिए। एग्जांपल यहां से देखते हैं, ये वेक्टर ऐसा है, ये y के तरफ टारगेटेड वेक्टर है। अब इस वेक्टर को मैं यूं आगे पीछे कर सकता हूं या तो ऊपर नीचे कर सकता हूं। मैं इस प्लेन में इस वेक्टर को कैसे भी घुमा सकता हूं। कंडीशन बस ये है कि अगर आप अपनी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने किसी वेक्टर को उसकी लोकेशन से कहीं और लेकर जाते हैं तो कंडीशन बस ये बोलती है कि वेक्टर जिस तरफ देख रहा था वो हमेशा उसी तरफ देखना चाहिए। मतलब डायरेक्शन ऑफ एरो आप एंगुलर रोटेट नहीं कर सकते, डायरेक्शन ऑफ एरो को आपको फिक्स्ड रखना पड़ेगा। और दूसरा कंडीशन ये है कि उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कम या ज्यादा नहीं करना है। इट मींस पेन जो यहां रखा हुआ था, इस पेन को मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहां भी रख सकता हूं, पर कंडीशन क्या? पेन का डायरेक्शन मैंने नहीं बदला और दूसरा पेन के साइज को मैंने कम या ज्यादा नहीं किया। तो अगर मुझे यहां पर ट्रू एंगल फाइंड करना है तो ध्यान से देखूंगा मैं इंटरसेक्शन पॉइंट को। इंटरसेक्शन पॉइंट में दो वेक्टर्स टकरा रहे हैं, एक ए और एक बी। मजेदार बात है कि ए बाहर जा रहा है और बी अंदर आ रहा है। हमें बाहर जाने वाले वेक्टर से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो चाहते हैं कि इंटरसेक्शन से वेक्टर्स बाहर जाएं तभी ट्रू एंगल मिलेगा। हमें प्रॉब्लम इस सेकेंड कैरेक्टर से है जो अंदर आ रहा है। तो अगर ये अंदर आ रहा है तो मैं चाहूंगा तू अंदर मत आ, तू बाहर निकल। तो इस वेक्टर को मैं आगे जाने दूंगा कि भाई साहब आप बाहर जाइए, बिकॉज हमने जो डेफिनेशन पढ़ी है उसमें इंटरसेक्शन पे आने वाले वेक्टर्स को हमको रिस्पेक्ट नहीं देनी है, हमें इंटरसेक्शन से जाने वाले वेक्टर्स को रिस्पेक्ट देनी है। तो जो वेक्टर आया उसको मैं आगे जाने दे दिया, लेटरल शिफ्टिंग। आप आके रुकिए मत, आप आगे जाके रुकिए। और इस तरीके से डायग्राम हमारा मॉडिफाई हो गया। वेक्टर बी जो कि आता हुआ दिख रहा था अब वो जाता हुआ दिख रहा है, और इस केस में इंटरसेक्शन से ए और बी दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब ये जो एंगल है ये कहलाएगा ट्रू एंगल, और ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा। क्यों 180 माइनस थीटा? बिकॉज स्ट्रेट लाइन होता है 180 डिग्री, उसमें से थीटा गया तो जो बच गया 180 माइनस थीटा। तो इस बार ट्रू एंगल ये है, ये नहीं। तो हमेशा ध्यान रखिए, आपको जब भी किसी पर्टिकुलर डायग्राम में ट्रू एंगल फाइंड करना पड़े आप ये देखिए कि इंटरसेक्शन से दोनों वेक्टर बाहर जाने चाहिए। इंटरसेक्शन से जब दो वेक्टर्स बाहर जाएंगे तब जो एंगल बनेगा वो ट्रू, और अगर ऐसा नहीं है तो आप रीअरेंज करिए डायग्राम को लेटरल शिफ्टिंग के थ्रू, और उसके बाद बाहर जाने वाले कंडीशन पे जब आप डायग्राम को लेकर आएंगे तब जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा ट्रू एंगल। थैंक यू।